जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, बिग बी जी के जीएस क्लासेस में आपका स्वागत है। और आज हम जो है कि द प्लेटफॉर्म का आपका 9वां सेट लेकर के आए हैं, जहां आपको पता है कि प्रत्येक दिन हम एक एक सेट लेकर के आते हैं, तो उसी तरह से आज भी हम लेकर के आए हैं। और आपको बिहार दरोगा का जो है कि एग्जाम डेट 17 दिसंबर से जारी कर दिया गया है, इसीलिए हम चाहते हैं कि बिना देर करते हुए क्लास को आगे बढ़ाएं। लेकिन इसके साथ साथ अगर आप और भी जीके जीएस का प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो इसके साथ हम घटना चक्र का भी जो है कि जितने भी अभी तक प्रतियोगी परीक्षाओं में क्वेश्चन पूछे गए हैं वो सब चुन चुन करके मैं आपको जो है कि रिवाइज करवा रहा हूँ। और वो भी अगर आप लोग देखना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक डाल दूंगा। वो भी प्रत्येक दिन और सब सब्जेक्ट का ऑल सब्जेक्ट का जो है कि हम प्रैक्टिस करवाते हैं, और उम्मीद करते हैं कि उसको जाकर के देखिए अच्छा लगेगा। तो चलिए हम बिना देर करते हुए क्लास को आगे बढ़ाते हैं। और ख़ास बात है कि जो लोग पहली बार आए हैं मेरे चैनल पे, और वो सब्सक्राइब और बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें ताकि हमें मोटिवेशन मिले, और ज़्यादा से ज़्यादा व्यक्तियों को शेयर करें। चलिए बिना देर करते हुए हम क्लास को आगे बढ़ाते हैं। तो हमारा पहला सवाल है, तो विषुवत पृथ्वी का विषुवतीय व्यास लगभग कितना है? विषुवतीय यानी पृथ्वी का विषुवतीय व्यास कितना है? तो ये देखिए हमारा पृथ्वी इस तरह से है, और ये जो है हमारा विषुवतीय व्यास है। ये जो है हमारा विषुवतीय व्यास, और इसका व्यास जो है 12,756 किलोमीटर है। और एक होता है ये ऊपर से नीचे, तो यह जो है हमारा ध्रुवीय व्यास है, और इसका जो है 12,714 किलोमीटर है। और दोनों के बीच का अंतर अगर देखा जाए तो 42 किलोमीटर का अंतर देखने को मिलता है। क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि विषुवतीय व्यास और ध्रुवीय व्यास में कितना का अंतर होता है, तो कितना हो जाएगा हमारा 12,700 माफ कीजिएगा 42 किलोमीटर। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। ये आपका मैथमेटिक्स, इसको देख लीजिएगा। पृथ्वी उपग्रह की कक्षीय अवधि समानुपातिक होती है, तो किसकी समानुपातिक होती है? तो ये हमारा एक नंबर आंसर हो जाएगा R3/2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार निम्न में से किस राज्य की जनसंख्या सबसे न्यूनतम है? तो सबसे न्यूनतम जनसंख्या आपको पता है सिक्किम का है, और सबसे अधिक जनसंख्या वाला पूछेगा तो ये हमारा उत्तर प्रदेश है। और सबसे अगर घनी आबादी क्षेत्र पूछेगा, सबसे अधिक घनी आबादी कहाँ है, तो हमारे बिहार में देखने को मिलता है। और सबसे कम घनी आबादी पूछेगा तो कहाँ पर है? हमारा अरुणाचल प्रदेश में। सबसे छोटा राज्य हमारा गोवा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ग्लेशियर में बर्फ हमेशा निम्न में से कहाँ से पिघलती है? ग्लेशियर में बर्फ हमेशा जो है ना, ग्लेशियर में बर्फ हमेशा निचली सतह से पिघलता है। कहाँ से पिघलता है? निचले सतह से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की भौगोलिक स्थिति कैसी होती है? मतलब कैसी है? भारत की भौगोलिक स्थिति जो है पूर्णतः उत्तरी गोलार्ध में है। आपको पता है कि हमारा भारत का नक्शा जो है इस तरह से आपका, ये हमारा इस तरह से हमारा पृथ्वी है, ये हमारा पृथ्वी है। और बीचे बुच आपको पता है कि ये जो है हमारा भूमध्य रेखा गुजरता है, जिसे हम 0 डिग्री इक्वेटर के भी नाम से जानते हैं। उसके ऊपर में है हमारा ये कर्क रेखा, और नीचे से है हमारा ये मकर रेखा। यह है कर्क रेखा और यह है मकर रेखा। और भारत हमारा जो है यहाँ पर है इस तरह से, ये मान लिया भारत है, और नीचे इस तरह से भारत हमारा यहाँ से है, यहाँ पर है। और तो यह देखिए भूमध्य रेखा से ऊपर है, और ये कर्क रेखा के बीचों बीच लगभग हमारा भारत है। तो क्या पूछ रहा है हमारा क्वेश्चन? यह है कि भारत की भौगोलिक स्थिति कैसी है? तो पूर्णतः क्या बोल रहा है? पूर्णतः उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। यानी यह है, ये हमारा भूमध्य रेखा है, इसके ऊपर हो जाएगा हमारा उत्तरी गोलार्ध, और यहाँ से अगर नीचे चल जाएंगे तो ये हमारा दक्षिणी गोलार्ध। तो क्या है? पूर्णतः जो है उत्तरी गोलार्ध में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, दाओ शब्द से आप क्या समझते हैं? दाओ शब्द से क्या समझते हैं? तो कहने का मतलब देखते हैं, जहाँ से नदी डेल्टा का आरंभ होता है, नहीं ये भी नहीं है। 2 या 2 से अधिक नदियों का मिलन होता है, नहीं। 2 भिन्न नदी व्यवस्था के बीच की भूमि। हाँ, दाओ क्या होता है? जैसे नदियाँ जहाँ प्रवाहित होती है, 2 नदियाँ आपस, माफ कीजिएगा दोस्तों, थोड़ा सर्दी हो गया इसलिए थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है। और तो क्या है, जैसे मान लीजिए एक इधर से नदियाँ आ रही है और ये एक इधर से नदियाँ आ रही है, और इसके बीच की जो भूमि है, ये बीच की भूमि जो बच जाती है उसे क्या कहते हैं? दाओ। यानी 2 नदियों के बीच की भूमि को क्या कहते हैं? दाओ कहते हैं। लोयस किस प्रकार की मिट्टी है? तो लोयस जो है दरअसल पवन निक्षेपित मिट्टी है। यह जो है ज़्यादातर आपको रेगिस्तानी क्षेत्रों में देखने को मिलेगा। रेगिस्तान में जब बहुत जोर से आंधी तूफान आता है तो उस स्थिति में आपको क्या होता है कि पवन द्वारा जो है कहीं से धूल कर मिट्टी उठा करके कहीं एक जगह स्थापित कर देना, तो उसे क्या कहते हैं? पवन लोयस मिट्टी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित पर विचार करना है, और इसमें उपरोक्त में कौन सा कथन सत्य है इसको देखना है। तो ये हमारा है, भारत परिषद एक्ट 1861 द्वारा वायसराय
को आदेश जारी करने का अधिकार दिया गया है। तो ये ठीक है। 1861 भारत परिषद 1861 द्वारा वायसराय को जो है अध्यादेश जारी करने का अधिकार दिया गया था, ये सही है। भारत परिषद एक्ट 1892 में अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत हुई है, हाँ ये भी सही है, अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत हुई है। भारत परिषद एक्ट 1909 में सांप्रदायिक के आधार पर निर्वाचन मंडल का प्रावधान है, ये भी सही है। मार्ले मिंटो एक्ट 1909 में जो है कि आपको सांप्रदायिक निर्वाचन हुआ था, ये बात भी सही है। और भारत शासन एक्ट के द्वारा समवर्ती सूची को जोड़ा गया है, नहीं ये गलत है। समवर्ती सूची को ये भारत शासन एक्ट 1919 के अधिन से नहीं जोड़ा गया है। तो अगर ये 1919 के जगह पर 1935 दे दिया जाता तो ये हमारा सही हो जाता है। भारत शासन एक्ट में जो है समवर्ती सूची 1935 के अधिनियम से जोड़ा गया, इसलिए हमारा कथन 4 गलत हो जाएगा। तो हमारा कौन सा हो जाएगा, 1 2 3, यानी तो हमारा कौन सा आंसर हो जाएगा, तो ये हमारा आंसर जो है बी नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी मुद्रास्फीति की नियंत्रण की विधि नहीं है। मुद्रास्फीति, अगर मार्केट में जो है आपका तरलता ज़्यादा बढ़ जाएगा, यानी तरलता बोले तो पैसा कैश अधिक हो जाएगा, तो उस स्थिति में क्या मुद्रास्फीति को कैसे कम किया जाता है। अगर कोई मार्केट में मुद्रास्फीति बढ़ जाता है, यानी मार्केट में पैसा बढ़ जाता है, तो क्या होता है, बस पैसे की वैल्यू कम हो जाती है और क्या होता है, वस्तु का कीमत जो है बढ़ जाता है, यानी वस्तु का वैल्यू बढ़ जाता है और पैसे का वैल्यू कम हो जाता है। तो इससे क्या लगता है कि आपको जो है बाजार में महंगा सब सामान मिलने लगता है। तो उसको नियंत्रित करने का क्या रास्ता है, तो उसको नियंत्रित करने का मांग पर नियंत्रण नहीं, मुद्रास्फीति पर नियंत्रण, ब्याज की दर कम करना नहीं, वस्तुओं की राशनिंग। तो ये हमारा आंसर जो है मुद्रास्फीति का कौन सा नियंत्रित करने के लिए कौन सा विधि नहीं अपनाया जा सकता है, तो मांग पर नियंत्रण किया जा सकता है, ये सही है। मुद्रा की पूर्ति पर नियंत्रण किया जा सकता है, वस्तु की राशनिंग पर नियंत्रण, लेकिन ब्याज दर में अगर आप कमी करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, मुद्रास्फीति और बढ़ जाएगा, क्यों, और मार्केट में तरलता और ज़्यादा बढ़ जाएगा, इसीलिए हमारा कौन सा हो जाएगा, सी। सपोज दैट आप समझ लीजिए कि आप बैंक से लोन लेने जा रहे हैं, आप मार्केट में जो है तरलता अधिक है, मार्केट में कैश बहुत ज़्यादा मात्रा में है और आपको पैसे की फिर भी दरकार है, तो आप क्या कीजिए, बैंक चले जाइए। बैंक में आपको ऋण अगर सस्ता मिलेगा, यानी 10 रुपये की जगह 5 रुपये में ले लेगा, और आप और ज़्यादा जो है अधिक ऋण उपलब्ध कर लेंगे और आप और ज़्यादा ऋण लेने की कोशिश करेंगे और मार्केट में और तरलता बढ़ जाएगा, तो उससे क्या होगा, वस्तु की कीमत और बढ़ जाएगी, पैसा का वैल्यू और कम हो जाएगा। तो इस स्थिति से क्या होगा, तो अगर मुद्रास्फीति मार्केट में तरलता ज़्यादा देखने को मिलता है, तो उस स्थिति में क्या किया जाता है कि आप जो है कि आरबीआई क्या करती है कि बैंक यानी कि सबसे पहले आरबीआई क्या करती है, तो रेपो रेट को बढ़ा देती है और रेपो रेट बढ़ा देती है, रिजर्व रेपो रेट को बढ़ा देती है, तो उससे क्या होता है, बैंक रेट भी बढ़ जाता है। बैंक रेट जब बढ़ जाता है, कहने का मतलब जब बैंकों को आरबीआई से जो ऋण मिलेगा वह महंगा मिलेगा, तो ऑटोमेटिक है कि जब महंगा मिलेगा तो बैंक भी सोचिए, बैंक भी तो को भी तो बेनिफिट होना चाहिए। बैंक भी चाहती है कि पब्लिक को हम देते हैं पैसा, ऋण जो उपलब्ध करवाएं तो उस पर भी हमको इंटरेस्ट मिले, तो वो क्या होता है, वो भी महंगा हो जाता है। इसीलिए जो है बैंक रेट जब महंगा हो जाएगा तो पब्लिक कम से कम ऋण लेने की कोशिश करेगा, इसलिए इसे ब्याज दर में कमी नहीं किया जा सकता है अगर मुद्रास्फीति हो तो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्पादन के 5 कारक कौन कौन है। श्रम, भूमि, श्रम, पूंजी, संगठन और साहसी जोखिम। सही है। देख लीजिए, इकोनॉमिक्स का ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अगर आप कोई भी चीज़ का उत्पादन करते हैं, कोई भी चीज़ का उत्पादन करने के लिए आपको 5 चीज़ की आवश्यकता होती है। पहला भूमि की एक आवश्यकता होगी, उसके बाद उसमें श्रम यानी कि एक क्या बोलते हैं, मजदूर की आवश्यकता होगी, और मजदूर के साथ साथ पूंजी चाहिए, और संगठन, एक उद्यमी, और एक क्या होता है, साहस, यानी कि जोखिम लेना पड़ता है। अगर जिनके पास इस 5 चीज़ की उपलब्ध है, वह दुनिया में कोई भी चीज़ का उत्पादन कर सकता है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि कोई भी चीज़ का उत्पादन करने के लिए आपको क्या क्या चाहिए, 5 चीज़ की आवश्यकता चाहिए। एक भूमि चाहिए, एक श्रम यानी मजदूर चाहिए, पूंजी चाहिए, संगठन और साहस चाहिए। तो वो क्या करता है, कोई भी चीज़ का उत्पादन कर सकता है। और यही चीज़ अगर इसके साथ और एक्स्ट्रा अगर याद रखना चाहें तो याद रख सकते हैं। जैसे मान लिया जाए, जैसे श्रम हो गया, ये 5 चीज़ों पर, 5 कारक यानी उत्पादक के 5 कारक, ये 5 कारक पर अगर किसी सरकार का अधिकार होता है तो वह जो है समाजवादी अर्थव्यवस्था हो जाता है। कौन सा हो जाता है, समाजवादी अर्थव्यवस्था। अगर इन पाँचों पर किसी प्राइवेट कंपनी का अधिकार होता है तो वह क्या होता है, तो वह पूंजीवादी अर्थव्यवस्था हो जाता है। और इन्हीं 5 पर सरकार और पूंजीपति दोनों का अधिकार होता है तो उसे क्या कहते हैं, मिश्रित अर्थव्यवस्था के नाम से जाना जाता है। तो भारत जो है आपको मिश्रित अर्थव्यवस्था का उभरता हुआ सितारा नजर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्योंकि भारत में पूंजीपति भी है और
समाजवादी भी है, इसलिए दोनों का मिश्रण है। वॉलीबॉल के खेल में खिलाड़ी किसके बाद अपना स्थान बदल देते हैं? शुरू में सर्विस के दौरान, यानी सर्विस के दौरान आप वॉलीबॉल में खिलाड़ी को बदल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत और पाकिस्तान के बीच शिमला समझौता कब हुआ था? भारत और पाकिस्तान के बीच जो शिमला समझौता हुआ था यह 2 जुलाई को हुआ था, 2 जुलाई 1972 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ज्वार भाटा कब आता है? तो ज्वार भाटा जो है शुक्ल सप्तमी के दिन आता है। ज्वार भाटा कब आता है? शुक्ल सप्तमी के दिन आता है। और लघु ज्वार भाटा अगर बोलेगा तो कब आता है? तो लघु ज्वार भाटा जो है अमावस्या और पूर्णिमा के अतिरिक्त अन्य तिथियों को पृथ्वी, सूर्य और चंद्रमा की स्थितियों को परिवर्तित हो जाती है। कहने का मतलब ये हुआ कि लघु ज्वार भाटा जो है शुक्ल सप्तमी के दिन आता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, रावी नदी का प्राचीन नाम क्या है? रावी नदी का प्राचीन नाम है पुरुषनी। रावी नदी का प्राचीन नाम क्या है? पुरुषनी। बिपाशा किसका नाम है? बिपाशा जो है ब्यास नदी का नाम है, ब्यास नदी का। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, माफ कीजिएगा दोस्तों, थोड़ा सर्दी जुकाम, थोड़ा दिक्कत हो रही है। चलायमान मुद्रा का दूसरा नाम क्या है? चलायमान मुद्रा का दूसरा नाम है गर्म मुद्रा, हॉट, जिसे हम हॉट करेंसी के भी नाम से जानते हैं। हॉट करेंसी आपको पता है कि कौन कौन सी है? जैसे वर्ल्ड बैंक में, IMF में कौन सी 5 मुद्रा शामिल है? जैसे कौन कौन सी? डॉलर हो गया, यूरो हो गया, पाउंड हो गया और आपका युआन हो गया। तो ये 5 करेंसी जो है आपको IMF में शामिल है। इसको क्या कहते हैं? हॉट मुद्रा, गर्म मुद्रा के नाम से जाना जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा हो जाएगा, संपूर्ण क्रांति की विचारधारा जो है किसने प्रस्तुत किया था? तो संपूर्ण विचारधारा की क्रांति जो है जयप्रकाश नारायण के द्वारा प्रस्तुत किया गया था। और यह जो है 1974 में जेपी आंदोलन प्रारंभ का संपूर्ण क्रांति के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, और जयप्रकाश नारायण जो है कि समाजवादी विचारधारा से प्रेरित थे और 1998 में मरणोपरांत भारत रत्न दिया गया था। और जयप्रकाश नारायण को जो है 1998 में मरणोपरांत से भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सादिर किसका पुराना नाम है? तो सादिर जो है भरतनाट्यम का पुराना नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेखांकित चेक जिसको भुनाया जा सकता है। कहने का मतलब आप देखेंगे कि एक चेक होता है और यहाँ पर आपको रकम भरा दिया जाता है और यहाँ पर जो है ना, जब चेक आपको जारी करेगा जो, तो यहाँ पर 2 रेखा इस तरह से खींच देता है, तो इसे हम क्या कहते हैं? रेखांकित चेक कहते हैं। और इस तरह रेखांकित चेक का मतलब क्या होता है कि वह जो है आपको सिर्फ बैंक के ही माध्यम से जो है कि पैसा निकाल सकता है, यानी कि अकाउंट में ही आपको पैसा ट्रांसफर कर देगा और फिर आप अपने अकाउंट से पैसा निकाल सकते हैं। मान लीजिए हमने आपको, कोई व्यक्ति है और मान लीजिए कि आप एक जो है कि किसी को पैसा देना है, तो आप चेक 2 तरह से चेक जारी कर सकते हैं। या तो एक इस तरह से चेक है और यहाँ पर अमाउंट भर करके आप जो है चेक दे दिए तो वो डायरेक्ट बैंक में जाएगा और पैसा निकाल सकता है। लेकिन एक होता है रेखांकित चेक, जिसको सुरक्षित कर। रेखांकित चेक का मतलब ये होता है कि ये आप जो है कि किसी बैंक के ही माध्यम से कोई दूसरा व्यक्ति जो है पैसा नहीं निकाल सकते। आप जिसके नाम से जारी किए उसी अकाउंट में जो है उसी अकाउंट में पैसा ट्रांसफर कर दीजिएगा, तब वो पैसा निकाल सकता है। लेकिन जब ये रेखांकित चेक नहीं होगा, यानी कि रेखांकित चेक नहीं होगा, तो वह क्या करेगा? अगर आपका चेक खो गया और कोई भी अगर व्यक्ति को चेक मिल गया तो वह क्या करेगा? वही व्यक्ति जाकर कोई भी व्यक्ति के हाथ में चला गया तो वह पैसा आराम से निकाल सकता है। इसीलिए क्या होता है? तो चेक को रेखांकित कर देता है। इससे क्या होता है? चेक सुरक्षित हो जाता है और जिसके नाम से जारी किया गया है वही जाकर के पैसा निकाल सकता है और उसे बैंक के ही माध्यम से निकाल सकते हैं। तो इसका आपका आंसर हो जाएगा ये बैंक के माध्यम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भटकल बंदरगाह किस राज्य में स्थित है? भटकल बंदरगाह आपको पता है कहाँ है? महाराष्ट्र में। माफ कीजिएगा, भटकल बंदरगाह का केरल में, कर्नाटक में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरबन का डेल्टा का क्षेत्रफल कितना है? सुंदरबन का डेल्टा क्षेत्रफल लगभग 75,000 वर्ग किलोमीटर। कितना है? 75,000 वर्ग किलोमीटर। यह जो है कि गंगा और ब्रह्मपुत्र के जो है कि दोनों आपस में मुहाने पर मिलता है, जिससे क्या होता है? डेल्टा का निर्माण होता है। और यहाँ पर जो है कि बेसिकली आपको बंगाल टाइगर देखने को मिलेगा और यहाँ पर वनस्पतियाँ जो पाई जाती है, यह इस प्रकार, यहाँ की भूमि जो है ना बहुत ही उपजाऊ होती है और उपजाऊ होने के कारण यहाँ पर क्या होता है? आपको
एक प्रकार का मैंग्रोव वन पाया जाता है और इसकी हाइट जो है ज़्यादा नहीं, 4 से 5 मीटर हाइट लगभग होता है मैंग्रोव वन का। और इसकी झाड़ियाँ, ये झाड़ियाँदार होती है, सीधा वृक्ष नहीं होता है, एक पे एक लदा होता है, और जिसे हम मैंग्रोव वन के भी नाम से जानते हैं। और यहाँ की लकड़ियाँ काफ़ी मुलायम होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत सरकार की राजस्व प्राप्तियों में इनमें से क्या शामिल नहीं होता है? तो राजस्व प्राप्तियों यानी भारत सरकार को राजस्व प्राप्तियों में इनमें से क्या शामिल नहीं होता है? ब्याज, संपत्ति से किराया, लाभ और लाभांश, ऋण की वसूली, यानी ऋण की वसूली नहीं कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, रैयतवाड़ी व्यवस्था के लिए दक्षिण भारत सर्वाधिक उपयुक्त माना क्यों? रैयतवाड़ी व्यवस्था के लिए दक्षिण भारत का क्षेत्र अधिक उपयुक्त माना क्यों? इन हिस्सों में बड़े जमींदारों के अभाव से अस्थायी बंदोबस्त की संभावना नहीं थी। नहीं। दक्षिण और दक्षिण पश्चिम भारत में उपजाऊ मिट्टी एवं अनुकूल जलवायु थी। नहीं, ये भी नहीं। हाँ, ये भी है। और कंपनी को अत्यधिक भू राजस्व मिलने की आशा थी। ये भी सही है। यानी कहने का मतलब ये हुआ, दक्षिण भारत में रैयतवाड़ी के लिए दक्षिण भारत सर्वाधिक उपयुक्त क्यों माना गया? क्योंकि इन हिस्सों पर जमींदारों का अभाव था, यानी बड़ा जमींदार नहीं था, तो उनको लगा कि वहाँ पर रैयतवाड़ी व्यवस्था जो है कि करने में आसानी होगी। और नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, दक्षिण और दक्षिण पश्चिम भारत में उपजाऊ मिट्टी अधिक है, वहाँ की जलवायु जो है कि मिट्टी के अनुसार अनुकूल है, इसलिए वहाँ ज़्यादा उपज होगा। इसलिए इस कारण से भी वहाँ दक्षिण भारत में उपयुक्त माना है रैयतवाड़ी के लिए। और कंपनी को अत्यधिक भू राजस्व मिलने की आशा थी। कहने का मतलब ये हुआ, जब आपका जमींदार का अभाव होगा, उपजाऊ मिट्टी होगी, जलवायु पर मिट्टी के अनुकूल होगी, तो ज़्यादा से ज़्यादा जो है कि आपका उत्पादन होगा तो ऑटोमेटिक है कि आपका राजस्व अधिक से अधिक मिलने की आशा है। इसलिए आपका तीनों सही है, इसलिए क्या हो जाएगा? डी नंबर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित किस वर्ष को भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का विभाजन बिंदु माना जाता है? तो स्वतंत्रता संग्राम का जो है विभाजन बिंदु दरअसल 1905 को माना जाता है। आपको पता है इसमें लॉर्ड कर्जन थे और इन्होंने जो है कि बंगाल विभाजन, इसी के दौरान जो इसी के शासनकाल में लगभग जो है बंगाल का विभाजन हुआ था। और बंगाल विभाजन कब कर दिया गया था? तो आपको पता है 1911 में बंगाल विभाजन रद्द कर दिया गया था। और बंगाल से जो है बिहार को लगभग 1912 में अलग कर दिया गया। और उड़ीसा जो है बिहार से कब अलग गया? 1936 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा सत्याग्रह आंदोलन किसानों से संबंधित नहीं था? किसानों से संबंधित नहीं था, तो ये क्या है? बारदौली, अहमदाबाद। बारदौली सत्याग्रह किसानों से था। चंपारण, ये भी किसानों से था। खेरा, ये भी। लेकिन अहमदाबाद जो है ये मिल से था। क्या था? कारखाना, कल कारखाने से। तो यह हमारा बी नंबर आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कौन सा गलत है इसको चुनना है। गर्म किए जाने पर चुंबक अपने गुण धर्म को खो देता है। ये गर्म किए जाने पर चुंबक पर अपना गुण धर्म खो देता है। हाँ, ये सही बात है। बार बार चुंबकों के जोड़ों को इस तरह से रखना चाहिए कि वह बीजातीय ध्रुव एक साथ हो। हाँ, ये भी सही है। चुंबक के समान ध्रुव एक दूसरे को विकर्षित करते हैं। हाँ, ये सही बात है। जब चुंबक को तोड़ेंगे, यानी समान पोल अगर एक साथ रखेंगे तो क्या होगा? विकर्षित हो जाएगा। और वह समान यानी नॉर्थ और साउथ एक साइड रखेंगे तो क्या होगा? एक दूसरे को आकर्षित करेगा। तो कहने का मतलब ये सही है। और निकेल कोबाल्ट चुंबक को आकर्षित नहीं होता है। निकेल और कोबाल्ट जो है चुंबक को आकर्षित नहीं करता है। इसका मतलब क्या हुआ? ये क्वेश्चन, ये जो है कथन गलत है, यानी हमारा डी नंबर आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा घरेलू पदार्थ लाल लिटमस को नीला कर देता है? आप याद रख सकते हैं, अनिल। अनिल का मतलब होता है कि अनिल यानी कि अम्ल नीला लिटमस को लाल कर देता है। यानी कि जो अम्ल होगा वह जो है नीला लिटमस को लाल कर देता है, और भस्म क्या करेगा? लाल लिटमस को नीला कर देता है। तो ये क्या बोल रहा है? लाल लिटमस को नीला कर देता है। लाल लिटमस को नीला कर देता है तो कौन करेगा? जो क्षार होगा। तो क्षार कौन सा होगा? देखिए, आप सिरका और नींबू का रस, ये दोनों एक प्राकृतिक रूप से जो है क्या है? अम्ल है, ये खट्टा पदार्थ है। और बेकिंग सोडा क्षार है, और विरंजक चूर्ण भी जो है ये आपका क्षार है। इसलिए ये दोनों हमारा आंसर सही है, यानी डी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक कच्ची सामग्री क्या है? तो प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक कच्ची सामग्री कार्बन डाइऑक्साइड सही है, जल एवं सूर्य का प्रकाश यही सही है, क्लोरोफिल यही सही है, यानी सभी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मायोसिन प्रोटीन पाई जाती है। तो मायोसिन प्रोटीन कहाँ पाई जाती है? तो मायोसिन प्रोटीन जो है दरअसल बाल में पाई जाती है।
जैसे नाखून हो गया, आपका बाल हो गया, ये सब क्या है, एक प्रकार का प्रोटीन है। और बाल में कौन सी प्रोटीन पाई जाती है? बाल में जो है आपका मायोसिन पाया जाता है, दूध में केरोटीन पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 100 वाट का बल्ब 100 वाट का बल्ब 100 वाट वाले 10 बल्ब को प्रतिदिन 1 घंटा जलाया जाए तो विद्युत ऊर्जा का उपयोग कितना होगा? यानी 100 वाट का बल्ब है, प्रतिदिन 10 बल्ब 1 घंटा जलाया जाता है तो कितना होगा? तो 1000 से इसमें भाग दे दीजिए, क्योंकि किलोवाट में बदलना पड़ेगा इसको। किलोवाट में बदलने के लिए 1 केजी में 11,000 गर्म होता है, इसलिए भाग दीजिए, कितना हो जाएगा? सब जीरो खत्म हो गया, तो यानी 1 गुना 1 तो 1 हो जाएगा, तो हमारा कितना 1 यूनिट खर्च होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है परमाणु सिद्धांत का जन्मदाता कौन है? परमाणु सिद्धांत का जन्मदाता जो है डाल्टन को माना जाता है। इन्होंने 1803 ईस्वी में 1803 ईस्वी में परमाणु सिद्धांत का जो है प्रतिपादन किया था। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यदि भारत में नियंत्रक महालेखा परीक्षक पर कदाचार और असमर्थता का आरोप लगाया जाए तो वह प्रत्युत होगा। संसद के दोनों सदनों के समादेश पर राष्ट्रपति के हस्तक्षेप पर केंद्र मंत्रिमंडल के द्वारा महाभियोग लगाने पर सर्वोच्च न्यायालय के हस्तक्षेप पर। तो हमारा आंसर हो जाएगा संसद के दोनों सदनों के समावेश पर। नियंत्रक और महालेखा परीक्षक, जिसे हम कंप्यूटर ऑडिटर जनरल भी कहते हैं, जो भी वर्तमान में आपका गिरीश चंद्र मुर्मू है। कौन है? गिरीश चंद्र मुर्मू। और इन्होंने जो है इसको अगर ये किसी कारणवश कदाचार या सब संवैधानिक पदों का या अगर किसी कारणवश उल्लंघन करते हैं तो इसको अगर पद से हटाना हुआ कैसे हटाएंगे? तो संसद के दोनों सदनों का मतलब साधारण विधेयक पर जो है इसको हटाया जा सकता है। तो हमारा ये नंबर आंसर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये हमारा मैथ मिलान करने के लिए कूट है, तो चलिए देखते हैं। 300 का क, यह जो है बेसिकली बिहार दरोगा में आपका शायद 19 में जो एग्जाम हुआ था बिहार दरोगा का, उसमें क्वेश्चन पूछा गया था कि 300 का ए में क्या है। तो 300 का ए में जो है आपको पता है कि आर्टिकल 19 में जो है हमें 7 प्रकार की स्वतंत्रता दिया गया था, जिसमें अभी वर्तमान में 6 प्रकार का ही स्वतंत्रता रह गया है। क्योंकि आपको पता है 44वां संविधान संशोधन 1978 द्वारा जो है संपत्ति का अधिकार जो था वह जो है मौलिक अधिकार से हटा करके यानी मूल अधिकार से हटा करके कानूनी यानी विधिक अधिकार बना दिया। तो ये क्या हो जाएगा हमारा 300 का क में संपत्ति का अधिकार कानूनी। तो ये 312 में क्या है? तो 312 में अखिल भारतीय सेवा है। 131 में क्या है? उच्चतम न्यायालय की आरंभिक अधिकारिता यानी 3 नंबर हो जाएगा। और 195 में क्या है? विधानसभा के सदस्यों का वेतन एवं भत्ते। तो यानी हमारा कौन सा हो जाएगा? 4132 यानी हमारा डी नंबर आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसका मूल अधिकार में समावेश नहीं था? मूल अधिकार में माफ कीजिएगा, मूल संविधान में समावेश नहीं था। यानी कौन ऑप्शन में जो दिया गया है कौन ऐसा था जो हमारे मूल संविधान में नहीं था, उसे संविधान संशोधन करके दिया गया है, जोड़ा गया है। तो जैसे तो कौन सा हो जाएगा? जैसे मूल कर्तव्य जो है हमारे 42वां संविधान संशोधन जो है 1976 में जोड़ा गया है मूल कर्तव्य। और कहाँ रखा गया है? भाग 4 का क में जगह दिया गया है। और आर्टिकल कौन सा है? 51 का फर्स्ट बोल सकते हैं या फिर 51 का ए। तो यही होगा हमारा आंसर, यानी मूल कर्तव्य हमारा संविधान का हिस्सा नहीं था। मूल अधिकार था ही, नागरिकता भी था। मूल अधिकार जो है 12 से 35 तक, भाग 3 में 12 से 35 तक है। नागरिकता जो है 5 से 11 में है ही भाग 2 में। और राज्य की नीति निर्देशक तत्व यह भाग 4 में ही है। तो हमारा कौन सा है? मूल कर्तव्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है औरंगजेब की मृत्यु के उपरांत सर्वाधिक समय तक शासन करने वाला बादशाह कौन था? तो सर्वाधिक समय पर जो है शासन करने वाला जो है हमारा मोहम्मद शाह था। तो इसके साथ अगर बहादुर शाह का देखिएगा शासनकाल, तो बहादुर शाह का शासनकाल जो था 1707 से 12 एडी तक था, यानी 12 तक, 1707 से 12 ईस्वी तक। और बहादुर शाह जफर का जो है जफर का देखिएगा तो 1837 से 1853
37 से 57 ईस्वी तक था। और फर्रुखसियर का अगर देखिएगा तो इसका जो है कि फर्रुखसियर का शासनकाल जो है 1800 वो कीजिएगा 1713 से 19 तक था। और मोहम्मद शाह का 1719 से 48 ईस्वी तक, तो 48 ईस्वी तक था। तो कहने का मतलब सबसे अधिक शासनकाल किसका था अधिक समय तक, तो मोहम्मद शाह का। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सल्तनत काल में मुस्लिम वंश में उत्तराधिकारी का क्या नियम था? मुस्लिम सल्तनत काल में जो मुस्लिम वंशों का उत्तराधिकारी का क्या नियम था? तो सुल्तान का सबसे बड़ा पुत्र गद्दी पर बैठता था? नहीं, ये गलत है। सबसे शक्तिशाली उम्मीदवार अमीरी की सहायता से गद्दी पर अधिकार कर लेता था, ये ज़्यादा उचित है। क्योंकि आपको पता है कि सल्तनत काल में जो है जितने भी वो क्या करते थे कि अगर 4 पुत्र है तो पहले भाइयों में युद्ध होता था। भाई जो मतलब ज़्यादा पैसा होता था, जो ज़्यादा ताकतवर होता था, वो अपनी ताकत की वजह से क्या होता है गद्दी को हासिल कर लेता था। तो यानी बी नंबर हमारा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहम्मद बिन तुगलक ने किस वर्ष अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित किया? तो यह हो जाएगा हमारा 1327 ईस्वी में। कब हुआ था? 1327 ईस्वी में। देवगिरी को दौलताबाद जो है राजधानी बनाया था। और कब बनाया था? 1327 ईस्वी में। और तुगलक वंश का जो है शासक मोहम्मद बिन तुगलक जो है 1325 से लगभग 1351 तक शासन किया। इसका शासन काल कब तक रहा था? 1325 से 1351 यानी 51 ईस्वी तक शासन मोहम्मद शाह का था, मोहम्मद बिन तुगलक। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? रावत भाटा परमाणु शक्ति केंद्र, रावत भाटा कहाँ पर स्थित है? तो रावत भाटा गुजरात में नहीं बल्कि राजस्थान में है। नरौरा कर्नाटक में नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश में है। और काकरापाड़ यह जो है राजस्थान में नहीं गुजरात में, गुजरात में। कहने का मतलब एक भी सही नहीं है। तो हमारा कौन सा आंसर आ जाएगा? इनमें से कोई नहीं, यानी कि डी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाए, कितनी ऊंचाई पर वायुमंडल में 1 डिग्री तापमान घट जाता है? यानी कि आप 165 मीटर अगर आप हाइट जाते हैं पृथ्वी तल से, तब 1 डिग्री सेंटीग्रेड जो है 1 डिग्री टेम्परेचर जो है आपका घट जाएगा। और भूतल में अगर पृथ्वी तल से अगर भूगर्भ में जाएंगे तो कितना? 32 मीटर जाने पर आपका 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ जाएगा। ये प्लस हो जाएगा और यहाँ पर घट जाएगा। यहाँ प्लस हो जाता है, ऊपर जाने पर ऊपर जो है 165 मीटर जाने पर आपका घटेगा और नीचे 32 मीटर जाने पर आपका बढ़ेगा, माफ कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नर्मदा और ताप्ती के बीच कौन सा पहाड़ है? नर्मदा और ताप्ती के बीच जो है सतपुरा का पहाड़ है। कौन सा है? सतपुरा। नर्मदा और ताप्ती के बीच कौन सा पहाड़ है? तो नर्मदा और ताप्ती के बीच जो है सतपुरा का पहाड़ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस भाग को मैग्ना कार्टा कहा जाता है? तो भाग 3 को मैग्ना कार्टा कहा जाता है। दरअसल मैग्ना कार्टा जो है मौलिक अधिकार भाग 3 जो 36 से 51 माफ कीजिएगा 12 से 35 तक है, जिसे हम क्या कहते हैं? मैग्ना कार्टा कहा जाता है। निम्नलिखित पर विचार कीजिए। तो विचार करना है कौन सा सही है, इस पर देखना है कौन सा सही है। तो हमारा क्या है, भारत सरकार प्रति वर्ष 31 अक्टूबर को राष्ट्रीय एकता दिवस मनाते हैं। भारत सरकार प्रति वर्ष 31 अक्टूबर को राष्ट्रीय एकता दिवस मनाता है, ये सही है। 31 अक्टूबर को जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल का जो है हैप्पी बर्थडे, जिसके उपलक्ष्य में राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय एकता दिवस मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के जन्मदिन पर मनाते हैं? नहीं, यह गलत है। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के जन्मदिन पर नहीं, बल्कि हम बताए थे भी सरदार वल्लभ भाई पटेल के जन्मदिन पर मनाते हैं। भारत में गणतंत्र दिवस 2023 का मुख्य अतिथि मिस्र देश का था। हाँ, ये सही है। भारत सरकार का लक्ष्य शून्य कार्बन 2070 तक है। हाँ, ये सही है, यानी तीनों सही है। हमारा ये सिर्फ 2 नंबर गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संसदीय लोकतंत्र के अब तक के इतिहास में कितने मंत्रियों ने तीसरी बार पद संभाले हैं? तो यह हो जाएगा हमारा यानी 3 प्रधानमंत्री। कौन कौन सा है? तो हमारा पहला हो जाएगा, पहला जो है हमारा जवाहरलाल नेहरू था, JNU। दूसरा है इंदिरा गांधी, दूसरा है इंदिरा गांधी,
इंदिरा गांधी, और तीसरा हो गया हमारा अटल बिहारी वाजपेयी, अटल बिहारी वाजपेयी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, किस श्रेणी के यौगिक को क्रमागत सदस्यों में के बीच CH2 का अंतर पर उसे श्रेणी कहते हैं? तो समजातीय श्रेणी, यानी जिन यौगिक के बीच में, जिन श्रेणी या जिन यौगिक के बीच में -CH2 का अंतर जो है देखने को मिलता है उसे क्या कहते हैं? समजातीय श्रेणी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, कोलाइड का उदाहरण। कोलाइड जो है धुआं का उदाहरण है। दो पदार्थों का अगर समान मिश्रण होता है उसे क्या कहते हैं? कोलाइड कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, गैस से भरे एक जार में गुलाब का रंगीन फूल गिरने पर वह रंगीन हो जाता है, इसका मतलब कौन सा है? वह क्लोरीन गैस उसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, सामान्य मनुष्य का रक्तदाब यानी ब्लड प्रेशर कितना होता है? 120/80 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक सींग वाले गैंडे किस अभ्यारण्य के लिए अनमोल विरासत है? यह काजीरंगा। काजीरंगा जो है सबसे पहला नेशनल पार्क है और इसकी स्थापना मतलब उद्घाटन कब किया गया था? 1936 में किया गया था। और यह एक सींग वाले गैंडे के लिए बहुत ही फेमस है। और इसका जो है काजीरंगा नेशनल पार्क का जो है नाम बदल करके रामगंगा नेशनल पार्क कर दिया गया, क्योंकि ये काजीरंगा नेशनल पार्क से बीचों बीच में जो है कि एक रामगंगा जो है नदी बहती है, प्रवाहित होती है, जिसके कारण इसका नाम पड़ गया रामगंगा नेशनल पार्क। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, पूना समझौता था। स्वर्ण हिंदुओं और दलितों के बीच समझौता था, सरकार और दलितों के बीच समझौता था, जमींदारों और दलितों के बीच समझौता था, इनमें से कोई नहीं, यानी स्वर्ण हिंदुओं और दलितों के बीच समझौता था। एक नंबर, यह कब हुआ था? तो 1932 में। 1932 में जो है कि आपका पूना समझौता हुआ था, और 1932 में हुआ था, और गांधी और अम्बेडकर के बीच जो है आपका ये समझौता हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी ने हरिजन यात्रा कहाँ से प्रारंभ किया था? महात्मा गांधी ने हरिजन यात्रा जो है हमारा साबरमती आश्रम से प्रारंभ किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ये मैथमेटिक्स से देख लीजिएगा इसको, और ये आपका कूट है, इसको मिलान करना है। तो विजय स्तंभ कहाँ स्थित है? चित्तौड़ में। पत्थर का मस्जिद कहाँ पर है? पटना में हमारा। और बादशाही मस्जिद कहाँ है? बादशाही मस्जिद हमारा लाहौर में है, और मक्का मस्जिद यह हैदराबाद में। तो हमारा आंसर हो जाएगा 2 1 4 3, 2 1 4 3, यानी हो जाएगा 3 नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, मैंग्रोव सरोवर किस राज्य के फल को पकड़ने के लिए सहायता होती है? मैंग्रोव सरोवर, तो यह जो है कर्नाटक राज्यों में जो है यह होता है, और यह फलों को पकड़ने में अधिक उपयुक्त माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हार्मुज जल संधि किन दो देशों को अलग करता है? तो हार्मुज जल संधि फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी को अलग करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पॉलिटिक्स ऑफ चरखा नामक पुस्तक किसने लिखी है? पॉलिटिक्स ऑफ चरखा यह जो है जीवी कृपलानी का पुस्तक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ये मैथमेटिक्स से, पायरोमीटर जो है सौर विकिरण को मापने का यंत्र है, प्रकाश की तीव्रता को मापने के, ऊष्मा की मात्रा को मापने वाला यंत्र है, वर्षा की मात्रा को मापने वाला यंत्र है। तो यह हमारा आंसर हो जाएगा सौर विकिरण को मापने वाला। पायरोमीटर जो है जैसे थर्मोमीटर जो है निम्न ताप को मापता है, लेकिन पायरोमीटर उच्च ताप को मापता है, तो उच्च ताप जैसे सौर विकिरण को मापने का ही यंत्र होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आइंस्टीन का समीकरण E = mc² में सी का तात्पर्य है। तो सी का तात्पर्य क्या है? प्रकाश की गति। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, इन्होंने प्रकाश विद्युत प्रभाव का खोज किया था। नेक्स्ट है, जो विटामिन उपापचयक रोधी भी है वे है, उपापचयक रोधी जो विटामिन हुआ कौन सा है? तो वह हो जाएगा हमारा ACE। अगर इसमें याद रखना, जैसे विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? विटामिन ए की कमी से रेटिनॉल होता है, रेटिनॉल। और विटामिन बी की कमी से वेरी वेरी रोग होता है। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है, स्कर्वी रोग होता है। और विटामिन डी की कमी से रिकेटस बीमारी होती है। विटामिन के की कमी से खून थका नहीं होता है। कृत्रिम उर्वरक के सामान्य रूप से नाइट्रोजन, फास्फोरस और तीसरा तत्व कौन सा है? आपको पता है कि जो वो आपका क्या कहते हैं, जिसे हम कहते हैं DAP कहते हैं, उसमें कौन कौन सा होता है? सामान्य रूप से नाइट्रोजन होता है, फास्फोरस, और तीसरा क्या होता है? पोटेशियम होता है। और इसका अनुपात कितना होता है? एक दूसरे के अंदर चिपके हुए मगों को ठंडे पानी के उपयोग से कैसे अलग करेंगे? तो कहने का मतलब ये हुआ कि क्वेश्चन ये है, एक मग है, ठीक है, और इसके अंदर एक और मग है बाहर से, और इसके अंदर में बर्फ जो है चिपका हुआ है,
सटा हुआ है, दोनों चिपका हुआ है। तो अंदर वाला अगर हमको ये मग निकालना है तो इसको कैसे निकालेंगे? तो इसके अंदर क्या करेंगे, ठंडा पानी भर देंगे तो ये अंदर का मग निकलेगा। अगर वही पूछ देगा बाहर वाला मग निकालना है तो क्या करेंगे, तो बाहर वाला मग निकालने के लिए इसको गर्म पानी में डालेंगे तो बाहर वाला निकल जाएगा। तो हमारा आंसर हो जाएगा कौन सा, बाहरी मग में पर ठंडा पानी डाल करके नहीं, अंदर के मगों में ठंडा पानी भरकर। क्योंकि आपको पता है कि पानी में एक गुप्त उष्मा होता है, तो गुप्त उष्मा होता है, तो इसके मतलब अंदर का मग निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, इसमें अंदर में पानी डालना पड़ेगा, ठंडा पानी, तो ऑटोमेटिक बाहर निकल जाएगा अंदर वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ताजमहल का निर्माण भारत और फारस के वैज्ञानिकों ने किया था। और वह जो वैज्ञानिक था यानी वास्तुकार था कौन था, ताजमहल का जो जिन्होंने निर्माण किया था उसका क्या नाम था, उस्ताद ईसा खां। उस्ताद ईसा खां। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राष्ट्रपति, भारत का राष्ट्रपति किसको संबोधित करके अपना त्यागपत्र अपने हाथ से लिख कर दे सकता है? तो अपना मतलब त्यागपत्र किसको सब दे सकता है, यानी उपराष्ट्रपति को देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यह का मैथमेटिक्स है, इसको देख लीजिएगा। बिहार में परमानेंट सेटलमेंट लागू करने का कारण क्या था? बिहार में परमानेंट सेटलमेंट लागू करने का कारण जो है क्या था, जमींदारों का जमीन पर अधिकार न रहना, नहीं, जमींदारों के लिए वंश परंपरागत अधिकार को स्वेच्छा से हस्तांतरित करने का अधिकार, यानी बी नंबर हमारा आंसर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजकुमार शुक्ल किस गांव के निवासी थे? तो राजकुमार शुक्ल जो है यह मुरली भारावा के थे। और राजकुमार शुक्ल का जब जन्म हुआ था यह कब हुआ था, तो आपका 1875 ईस्वी में हुआ था। और ये चंपारण में जो आपका महात्मा गांधी जो आंदोलन किए थे नील की खेती के विरुद्ध, तो ये राजकुमार शुक्ल के ही कहने पर जो है चंपारण में आपको नील की खेती के विरुद्ध जो है आंदोलन छेड़े थे महात्मा गांधी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से किसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है? ऋग्वेद पर जो है सामवेद आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन सी सदिश राशि है, या माफ कीजिएगा अदिश राशि है? तो जिसमें अदिश राशि की कौन सी है, तो जैसे बल हो गया सदिश राशि, वेग हो गया सदिश राशि, त्वरण हो गया सदिश राशि, कार्य जो है अदिश राशि है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, क्योंकि जिसमें वो लगा हुआ वो समझ लीजिए सदिश है, जिसमें वो नहीं लगा हुआ अदिश राशि है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, ध्वनि का तारत किस पर निर्भर करता है? तो ध्वनि का तारत जो है उसकी आवृत्ति पर निर्भर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन ठोस कणिकी प्रदूषण का उदाहरण है? तो ठोस कणिकी प्रदूषण का उदाहरण जो है हमारा एरोसोल है। कौन सा है? एरोसोल। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, संविधान सभा की सभी समितियों में सबसे अधिक महत्वपूर्ण समिति कौन सी थी? तो सबसे अधिक संविधान सभा की समितियों में सबसे महत्वपूर्ण समिति जो है हमारा संघ समिति या संघीय संविधान समिति, प्रांतीय संविधान समिति, प्रारूप समिति। यह प्रारूप समिति जो है सबसे महत्वपूर्ण था, इसमें 7 सदस्य था, जिसकी अध्यक्षता जो है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, निम्न में से किस भाषा को शास्त्रीय भाषा का दर्जा प्राप्त नहीं है? तमिल, संस्कृत, कन्नड़, मैथिली। तो मैथिली भाषा को शास्त्रीय भाषा नहीं प्राप्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन विशिष्ट अर्थशास्त्र के मुख्य घटक नहीं है? अर्थशास्त्र के मुख्य घटक नहीं है, उपभोक्ता व्यवहार यह है, कीमत सिद्धांत ये भी है, संतुलन, उत्पादक और रोजगार स्तर से संबंधित सिद्धांत ये नहीं है, उत्पादक व्यवहार का सिद्धांत ये भी है, यानी हमारा सी नंबर आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसके बीच फ्रैंकफर्ट की संधि हुई थी? फ्रैंकफर्ट की संधि जो है किसके बीच हुई थी? तो यह हमारा आंसर हो जाएगा फ्रांस और जर्मनी के बीच। और दरअसल 10 मई 1871 ईस्वी को जो है फ्रैंकफर्ट की संधि के रूप में दोनों देशों के प्रतिनिधित्व के इसे जो है स्वीकार किया था। कब किया गया था? 1871 ईस्वी में यह संधि हुआ था फ्रैंकफर्ट की, जर्मनी और फ्रांस के बीच। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मार्टिन लूथर किंग कहाँ के रहने वाले थे? तो मार्टिन लूथर किंग जो है यह जर्मनी के रहने वाले थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दोस्तों अगर क्लास अच्छी लग रही हो तो शेयर जरूर कर दिया कीजिए और लाइक सब्सक्राइब भी कर दिया कीजिए। आधुनिकता के अंतर्गत विशिष्टीकरण को महत्व दिया जाता है, जबकि उत्तर आधुनिकता में देश का महत्व दिया जाता है। तो यह हमारा आंसर हो जाएगा संपूर्णवाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आत्महत्या की प्रवृत्ति को किस प्रकार परिभाषित किया जा सकता है? आत्महत्या की प्रवृत्ति को जो है समाज की धार्मिक एकात्मकता से परिभाषित किया जाता है, यानी आत्महत्या की प्रवृत्ति जो है समाज की धार्मिक एकात्मकता के द्वारा परिभाषित किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, निम्न में से किस तिथि को राष्ट्रीय विधिक सेवा दिवस मनाया जाता है? तो विधिक सेवा यानी कि हमारा संविधान जो बन करके तैयार हुआ था, यानी तो ये कब हुआ था? 26 नवंबर 1949 को। तो ये आप 26 नवंबर 1949
49 को। तो ये आंसर नहीं मार देगा, क्योंकि आप लोग को पता है कि विधि अगर पूछेगा तो आप लोग संविधान में चल जाएंगे। तो ये जो है विधि का नहीं हो रहा है, ये हमारा 9 नवंबर को होगा। कौन सा हो जाएगा? 9 नवंबर को 9 नवंबर 1995 को सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जो है आपको क्या कहते हैं, गरीब और अमीर के बीच जो है कि आपका संतुलन बनाए रखने के लिए जो है यह प्रारंभ किया था। इसलिए जो है 9 नवंबर को राष्ट्रीय विधिक दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, मैन बुकर अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार का संबंध में किस क्षेत्र से है? तो मैन बुकर पुरस्कार दरअसल साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्रुत की राखेल किस यूरोपीय रूपांतरण शब्द का है? ध्रुत क्रीड़ा। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा लूडो। ध्रुत क्रीड़ा जो है ये लूडो से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अब देखिए यहाँ से आपका करंट अफेयर्स आ गया। करंट अफेयर्स बिहार दुर्गाओं में लगभग जो है 20 से 25 क्वेश्चन देखने को मिलता है। तो करंट अफेयर्स खास करके देखना बहुत ही अनिवार्य है और जरूरी भी है। तो चलिए देखते हैं करंट अफेयर्स। अगर क्लास अच्छी लग रही हो तो शेयर जरूर कर दिया कीजिए दोस्तों। तो 20 मई 2023 को केंद्रीय सतर्कता आयुक्त यानी CVC की शपथ किसने ली थी? तो अरविंद कुमार सुरेशन प्रवीण कुमार श्रीवास्तव। CVC कौन है? प्रवीण कुमार श्रीवास्तव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, BCCI ने अप्रैल 2023 में प्ले ऑफ मैचों के मुकाबले में फेंके जाने वाले प्रत्येक डॉट बॉल पर कितने पौधे लगाने की घोषणा की है? तो प्रत्येक डॉट बॉल पर जो है लगभग आपका 500 पौधे लगाने की बात कही गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, G20 टूरिज्म वर्किंग ग्रुप की बैठक भारत की अध्यक्षता में कहाँ आयोजित की गई है? तो यह आ जाएगा श्रीनगर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मार्च 2023 में नेपाल के नए राष्ट्रपति कौन बनेंगे? तो मार्च 2023 में नेपाल के नए राष्ट्रपति रामचंद्र पेंडेल बने हैं। फरवरी 2023 में महिला T20 विश्व कप का खिताब किसने जीता? तो यह हमारा ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा। दरअसल 2023 में महिला T20 का वर्ल्ड कप जो है ऑस्ट्रेलिया ने जीता और दक्षिण अफ्रीका को हरा करके ऑस्ट्रेलिया ने यह खिताब अपने नाम किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रिकेट के तीनों प्रारूप में शतक लगाने वाले भारत के पहले कप्तान कौन बन गए? क्रिकेट के तीनों प्रारूप में यह जो है रोहित शर्मा हमारा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनवरी 2023 में देश का नंबर 1 पुलिस स्टेशन किसे घोषित किया गया है? तो यह जो है 23 जनवरी 2023 को देश का नंबर 1 पुलिस स्टेशन कैसे घोषित किया गया है? तो यह आस्का को, यह जो है उड़ीसा में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का पहला संविधान साक्षर जिला कौन बन गया है? संविधान साक्षर जिला। तो यह हो जाएगा हमारा केरल का स्थान है कोल्लम जो है केरल में जो सबसे साक्षर जिला बन गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जनवरी 2023 में भारत के 78वें ग्रैंड मास्टर कौन बन गए हैं? तो 78वें ग्रैंड मास्टर जो है कौस्तव चटर्जी बन गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनवरी 2023 में लॉन्च की गई पुस्तक जादूनामा के लेखक कौन है? तो जादूनामा का लेखक जो है जावेद अख्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल का 25 अप्रैल 2023 में निधन हो गया? 25 अप्रैल 2023 में निधन हो गया। तो यह हमारा हो जाएगा पंजाब में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस राज्य में मोर्चा चावल का GI टैग प्रदान किया गया? तो मोर्चा चावल को जो है बिहार में GI टैग प्रदान किया गया। GI टैग जो है 1919 का अधिनियम था और यह जो है सबसे पहले बंगाल का दार्जिलिंग का चाय को जो है GI टैग मिल गया। और कब मिला था? 2004 में फर्स्ट GI टैग जो है दार्जिलिंग की चाय को मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अप्रैल 2023 में अन्नपूर्णा पर्वत पर चढ़ने वाले पहले भारतीय पेशेवर पर्वतारोही कौन बन गए हैं? तो यह हो जाएगा हमारा अर्जुन वाजपेयी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अप्रैल 2023 में वीरता पुरस्कार पाने वाली पहली भारतीय एयरफोर्स अधिकारी कौन बन गई है? तो यह हो जाएगा हमारा दीपिका मिश्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने हेतु भारतीय रेलवे ने किस देश को 20 ब्रॉड गेज इंजन सौंपे हैं? तो यह हो जाएगा हमारा बांग्लादेश। माफ कीजिएगा, हाँ बांग्लादेश हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, शराब उत्पादों पर अनिवार्य स्वास्थ्य सलाह लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बन गया? देश का शराब उत्पादों पर अनिवार्य स्वास्थ्य सलाह लागू करने वाला पहला देश कौन सा बन गया? तो यह आयरलैंड हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यह नीति जो है दरअसल 2026 से लागू होगी, 2026 से अनिवार्य रूप से लागू हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2025 में विश्व संरक्षण कांग्रेस की मेजबानी किस देश ने प्राप्त किया है? वर्ष 1925 में विश्व संरक्षण कांग्रेस की मेजबानी किस देश ने प्राप्त की है? तो यह हमारा आंसर हो जाएगा UAE। आज का लास्ट क्वेश्चन हमारा है, मेरी माटी मेरा अभियान भारत की आज़ादी के कितने वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में
शुरू किया गया है। तो यह हो जाएगा आज़ादी का 75 साल पूरे होने पर। तो आज का क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। दोस्तों अगर क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिए। और कोई भी ऐसा कार्य जिसे करने से आपको खुशी मिलती है उसे अवश्य करें, सार्वजनिक कार्य होना चाहिए। और चलिए क्लास को यहीं पर स्थगित करते हैं। जय हिंद।